Hello students, welcome to my channel. In the last video discussion, we have discussed colligative property which was osmotic pressure of the solution. And we get to know what are hypertonic, hypotonic and isotonic solutions. Hypertonic, you know it well, higher concentration of the solution. Hypotonic means lower concentration of the solution. That means relative concentration of the solution. Means आपके पास दो solution हैं, उनमें से एक में solute के पार्टिकल्स कम हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक है. दो सोल्यूशन है, एक में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, राइट. और एक दो आपके पास सोल्यूशन है और उनमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का इक्वल है तो क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं. तो तीन टर्म क्लियर हो जाए, हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक. फिर हमने देखा कि ये लोगों के एडिमा कैसे हो जाता है. टर्म आता है एडिमा, यानी कि फ्लफीनेस हो जाता है बॉडीज़ में. इवन कुछ लोगों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फ्लफीनेस हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, इडीमा. याद रखेंगे, OEDEMA. तो क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बिकॉज ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर इज फ्रॉम हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब समझें आप, इसका मतलब हमें अब ये देखने को मिलेगा कि कैसे पानी का फ्लो हो रहा है हाई सॉल्यूट से यानी कि लो सॉल्वेंट से टू हाई सॉल्वेंट यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, जो कि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, जनरली नहीं होगा. ठीक है ना. तो अगर देखा जाए प्रैक्टिकली अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखी जाए तो अपने आप कभी भी पानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो नहीं होता. करेक्ट. हमेशा जो पानी का मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू. हमेशा हाई पानी से लो पानी, समझ गए ना, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए तो उसे टर्म बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. ये वही कंसेप्ट है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे ऑरो वाटर में. तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन आई ऑरो, तो दैट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक. मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि वाटर मूवमेंट फ्रॉम इट्स हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये ऑस्मोसिस का रिवर्स काम किया जाएगा. देखें कैसे, यहां से एनिमेट करेंगे इसको. It is of interest to mention that if a pressure greater than osmotic pressure is applied on a solution, then the solvent will flow from the solution to the pure solvent through the semi-permeable membrane. Note the point. This process is known as reverse osmosis and is often used for the desalination of seawater for getting fresh drinking water. Desalination of seawater is carried out using a cellular. अब इस पूरे सेटअप को आपको ड्रॉ करना है. इससे आप ये सीखेंगे कैसे ऑरो काम करता है. ऑरो का पूरा फंक्शनिंग है यहाँ पर. देख कैसे फ्लो हो रहा है. ये जो एरो दिख रहा है आपको यहाँ से, देखें हमने सॉल्ट वाटर निकाला कहाँ से, समंदर से. करेक्ट. सॉल्ट वाटर समंदर से लाए, इसको बोल दिया इनलेट सलाइन वाटर लिया. मतलब समझ गए, सॉल्ट वाटर को हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, राइट. समंदर से हमने करा, मशीन लगाकर यहाँ ले आए. इसको बोलते हैं ग्रेवल फिल्टर, यानी कि जितना भी बड़े पार्टिकल होंगे यहाँ पे फिल्टर किए जाएंगे. उसके बाद यहाँ से पंप हुए इस तरफ, पंप में आए फिल्टर होने के बाद, फिर कहाँ गए ये पूरा डायग्राम को पता होना चाहिए कैसे क्या होता है. डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर. डीसलाइन का मतलब होता है, डी मतलब होता है रिमूवल, सलाइनेशन मतलब होता है सॉल्ट. सॉल्ट का रिमूवल करना है सी वाटर से, तो आपने यहाँ से सी क्या कर दिया, डीसलाइन कर दिया. उसके बाद पंप होके, याद रखेंगे ये हमारे यहाँ पे एक सेटअप लगा रखा है, इसको बोलते हैं वेस्ट ब्राइन आउटलेट. करेक्ट. ब्राइन मतलब हुआ यही आपका जितना भी सॉल्ट होगा, सॉल्ट कंटेंट वापस यहाँ फेंक देते हैं उसमें समंदर में. यहाँ से पंप से आरओ फिल्टर हो जाएगा. देखो यहाँ से लगा ना आरओ फिल्टर, यानी रिवर्स ऑस्मोटिक फिल्टर लगा है. आरओ में क्या हुआ, केवल पानी आएगा. कौन सा, यस, केवल वाटर मॉलिक्यूल फ्लो होगा यहाँ से. जितना भी रेड बना है, रेड क्या दिखाता है, ये सॉल्ट दिखा रहा है. जितना सॉल्ट है रिवर्स कर दिया हमने उधर, और इस ऑरो फिल्टर से प्योर वाटर यहाँ की तरफ ऐसे आएगा. इसका बोल दिया इंटरमीडिएट टैंक, यहाँ पे फिर से फिल्टर किया जाएगा. डबल फिल्टर होता है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर. फिल्टर होने के बाद यहाँ पर स्टोरेज टैंक हो जाता है, यानी कि फिल्टर ऐसे करके हम कलेक्ट कर सकते हैं. सी वाटर को पीने लायक बना दिया जाता है. तो डीसलाइनेशन ऑफ सी वाटर. नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट. Acetate semi-permeable membrane placed over a suitable support. अब एक बात तो क्लियर हो गई, अंडरस्टूड है. जिसका फिल्टर बोल रहे हैं वो एक तरह की क्या होंगे, किसी तरह की मेम्ब्रेन होगी
तो कई लेयर की ये मेम्ब्रेन कही जाती है, इसको बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, करेक्ट, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. This cellulose acetate membrane allows the passage of only water molecules through it. नोट द पॉइंट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज एसीटेट का मेम्ब्रेन है, बिल्कुल कपड़े जैसा. कपड़ा हमारे पास क्या होता है, भी सेलुलोज कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट होता है. तो सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन होती है, जिसका हम लोग बहुत फाइन फिल्टर होते हैं यहाँ पर, And is impermeable to the salts and other impurities present in sea water, केवल वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे. thus making it fit for drinking. अंडरस्टूड है ना, बिल्कुल छलनी जैसे काम करेगा यहाँ पर. केवल H2O मॉलिक्यूल देखो यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं. दिस इज द मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये मेम्ब्रेन है किसकी, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन. और जितने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं सोडियम और क्लोराइड के, यानी कि NaCl के जो बड़े बड़े सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, उनको रहने देता है, उनको नहीं रहने देता है. तो ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अगर आपसे पूछा जाए, एक आपको दो वो बनाने हैं, क्या बनाने हैं, एक ऑस्मोसिस का डायग्राम बताओ, एक रिवर्स ऑस्मोसिस डायग्राम बनाओ, तो बहुत ईजी होता है. आपको इस सामने डायग्राम दिख रहा है. अगर आपसे कहा जाए ऑस्मोसिस, तो ध्यान देना, ऑस्मोसिस अगर कहा जाता है तो आप क्या कहोगे, ऑस्मोसिस के लिए हमेशा हाई वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो इधर पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, हाई वाटर मॉलिक्यूल से लो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है. क्यों, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट से सोल्यूशन तरफ पानी जाता है, करेक्ट, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस. लेकिन अगर कहा जाए रिवर्स ऑस्मोसिस, तो क्या करोगे, बहुत ऑफकोर्स उल्टा कर देंगे. रिवर्स में क्या करेंगे, ये देखो, ये पूरा सोल्यूशन है इस तरफ, राइट हैंड साइड में क्या है, सोल्यूशन. क्यों, वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. सॉल्यूट में क्या है, सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर, सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूट, सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम, देखो इस सोल्यूशन से केवल पानी का मूवमेंट एक तरफ होना, करेक्ट, क्या बोलेंगे, सोल्यूशन से मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सोल्यूशन टुवर्ड्स द सॉल्वेंट ओनली, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस. तो दोनों ही आपको डिफरेंस पता चल गए. अब आगे देखें, एनिमेट करें इसे. आरो, You know that colligative properties are properties that depend solely on the number of dissolved solute particles and not on their identity or nature. Various relations derived for colligative properties hold good only for solutions of non-electric. जितने भी रिलेशन हमने लिखे हैं ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हैं. पहला है, देखो ये इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्मूला किसका बना था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दूसरा बना था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तीसरा बना था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. M क्या है यहाँ पर, जो भी स्मॉल m यहाँ पे है, मोलैलिटी है, याद रखेंगे, मोलल सोल्यूशन पे बात की जा रही है यहाँ पे, मोलल पर किलोग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेंट. चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ये 4 फार्मूले आपको बहुत ही प्रॉपरली लर्न होने चाहिए, एंड दिस इज योर होमवर्क टू राइट डाउन एंड लर्न ऑल द फार्मूला, करेक्ट. अब यहाँ पर मोलल, अब यहीं पर हम मोलैलिटी का फार्मूला रख देंगे इन दोनों जगहों पर. तो देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दोनों जगहों पर मोलैलिटी का इस्तेमाल किया गया है, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा TB, ये देखो क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा TF क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता था. याद है क्या करने पर, सॉल्यूट पार्टिकल के एडिशन पर डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता था. और यहाँ क्या होता था, सॉल्यूट पार्टिकल, सीधी सी बात है, अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, तो ये तो चेंज होता था यहाँ पर, करेक्ट. तो KF इंटू M फ्रीजिंग के लिए, और KB क्या है, B फॉर बॉइलिंग, F फॉर फ्रीजिंग. यहाँ पे टर्म है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे. ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है, पाई इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था फॉर्मूला, CRT. C को क्या लिखते थे, N/V, तो N/V रख दिया यहाँ पर, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया आपका. तो ये फॉर्मूले आपके हो जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के. आगे देखेंगे इनका एप्लीकेशन. electrolytes, as there is no change in the molecular state of the solute. इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, एबनॉर्मल मोलर मास, सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तब क्या किया जाएगा, When a solute undergoes dissociation or association in a solution, then the number of particles of the solute in the solution increases or decreases respectively. Thus, the colligative property changes accordingly and we get abnormal results. Inorganic acids, bases
and salts undergo dissociation either completely or to some extent in an aqueous solution. For example, if 1 mole of potassium chloride, KCl, is dissolved in water, then the aqueous solution contains 1 mole of potassium ions and 1 mole of chloride ions. In such cases, the number of effective particles in the solution increases, and therefore, the observed colligative properties like osmotic pressure, elevation of boiling point, and depression of freezing point are much higher than those calculated on the basis of undissociated single molecules. Note the points. Further, as molar mass is inversely proportional to the colligative property, Noted. the experimentally determined molar mass will always be lower than the true value for dissociation. For KCl, as the number of particles becomes double, the observed colligative property is double than the expected value, while the observed molar mass is half the expected value. Note the point. That is 74.5 grams divided by 2, which is equal to 37.25 grams. Similarly, there are many organic solutes that undergo association in a non-aqueous solution. That is, 2 or more molecules of the solute associate to form a bigger molecule. For example, ethanoic acid in benzene exists as a dimer due to hydrogen bonding. Note the points. Thus, the number of effective molecules or particles in the एसिटिक एसिड की एग्जिस्टेंस जो होती है वो डाइमर के फॉर्म में होती है. आप फॉर्मूला पढ़ते हो एसिटिक एसिड, राइट? CH3COOH. ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड है, लेकिन ये एग्जिस्ट कैसे करता है? जैसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन तो हाई फॉर्म सिंबल होता है H, लेकिन वो एग्जिस्ट कैसे होता है? एग्जिस्ट हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में? H2, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में होता है. इसी तरह एसिटिक एसिड जो होता है वो इस फॉर्म में होगा, डाइमर के फॉर्म में, यानी कि इस तरह का. ये इसका फॉर्मूला बनेगा. CH3 क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक एसिटिक एसिड दूसरे एसिटिक एसिड्स के हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होते हैं? ये देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड. We are all accustomed तो to हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंपली मतलब हुआ कि वो अपने एसिटिक एसिड का ऑक्सीजन से, एक एसिटिक एसिड के ऑक्सीजन से दूसरे एसिटिक एसिड के हाइड्रोजन से कांटेक्ट कर लेगा. सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड. mass will always be low for KCl as the number of particles becomes double. देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी. जैसे हम कहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम इसको ज़रा समझेंगे. जैसे आपने कहा आपने एक बीकर में 2 कंटेंट लिए, हम 2 चीज़ें मिला रहे हैं बीकर में. बहुत प्रॉपर्ली देखेंगे इसे. हमने बीकर में 2 चीज़ें मिलाई. हमने क्या मिलाया? हम इसको सिंबल कर दे रहे हैं A+B, करेक्ट. और A को हमने कह दिया ये H2O है, हमने पानी मिलाया. और दूसरा पॉइंट, दूसरा हमने कंटेंट क्या मिलाया? C2H5OH, करेक्ट. अब देखो दोनों के पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है कि नहीं. तो अगर आप कहोगे कि अल्कोहल का पानी में सोल्यूशन कैसे बनता है, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे केमिकली आप ऐसे बनाओगे इसे. इंटरेस्टिंगली देखें, H2O का सिंबल क्या होता है? आप कहते हो OH, राइट. और एथेनॉल का सिंबल क्या होता है? आप कहते हो OH, और क्या जुड़ा होता है? C2H5, यानी कि एथेनॉल, करेक्ट. जरा ध्यान से देखो, सिंबल आपने बनाया और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई. एथेनॉल का H वाटर के O से कनेक्ट हो जाएगा, राइट. तो क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड. ऐसे करके इसको जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसी सोल्यूशन में बन रहे हैं उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बोली जाएगी. क्योंकि हम लोग जब भी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? जितने ज़्यादा बॉन्डिंग बन जाए वाटर से या किसी केमिकल से, तो क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. इसी बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे
कि कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में ज़्यादा डिसोसिएबल है या ज़्यादा सॉल्युबल है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हमारा डिस्कशन होगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, फिर हम बात करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में और क्या कंटेंट जोड़ा जाए, यानी कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या इफेक्ट होंगे। ये डिस्कशन हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा।